अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सारे स्टूडेंट जितने भी है और जितने भी केमिस्ट्री लवर है, अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने यूसुफ खान मौजूद है और आज हम लेक्चर नॉर्मल रूटीन के नहीं है, एक टेस्ट है। और वो टेस्ट क्या है जिसको हमने नाम दिया है केमिस्ट्री ईटा एंड एमडीकेट मॉडल टेस्ट, जिसका टेस्ट नंबर 3 है। और ये टेस्ट 1 अगस्त 2023 को हुआ था। और ठीक है, 1 अगस्त 2023 को ये टेस्ट है। और चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 सॉलिड स्टेट एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें ये चैप्टर है। तो हम इस पे बात करते हैं डियर स्टूडेंट। और इसमें जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे, और यूट्यूब में जो कम्युनिटी है उसमें वो पेपर आपको मिल जाएगा। कम्युनिटी का जो ऑप्शन है वहां पे इंशाल्लाह मैं दे दूंगा पीडीएफ फॉर्म में, और आप इस डिस्कशन को सुन सकते हैं और आपके पास पेपर भी होगी। अच्छा, मैं अभी स्टार्ट लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। मैं रीड भी करता हूँ और ये पेपर मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ। ओके डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं? कहते हैं कि विच वन इज नॉट एमॉर्फस सॉलिड। विच वन इज नॉट एमॉर्फस सॉलिड? कौन सा एमॉर्फस सॉलिड नहीं है? पहला ऑप्शन है जेमस्टोन। तो यहां मैं एक बात क्लियर कर दूं, इस क्वेश्चन में जेमस्टोन जो है उसके बारे में कुछ जगहों पे ये बात है कि ये एमॉर्फस है और कुछ जगहों पे है क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो ये थोड़ा सा एम्बिगुअस है, ये मैं बता देता हूं। ठीक है, लेकिन आप लोग को ये क्लियर कर दे, आप कंफर्म कर दे, आप लोग के लिए भी ये होमवर्क है। सर्च करें, सिर्फ टेक्स्ट बुक तक नहीं, बाकी भी सर्च करें कि क्या क्या कह रहे हैं इसके बारे में। लेकिन मैंने यहाँ इसको क्या लिया है, मैंने इनको एमॉर्फस सॉलिड लिया है। ओके, विच वन इज नॉट एमॉर्फस सॉलिड? जेमस्टोन एमॉर्फस है, वैक्स वैक्स इज एमॉर्फस है, ग्लास इज एमॉर्फस है, ये तो सारे एमॉर्फस है। तो हमने क्वेश्चन में क्या पूछा है? नॉट एमॉर्फस। तो लिहाजा आपका जवाब यहां क्या है? डी ऑप्शन है, जो कि कहता है नन ऑफ देम। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब डी है, नन ऑफ देम है, यानी इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो एमॉर्फस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कहते क्वेश्चन नंबर 2, ये कहता है, पहले मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। amorphous solid have arrangement of particle n, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखें, amorphous solid have arrangement of particle। अरेंजमेंट किधर होता है? amorphous solid में तो अरेंजमेंट नहीं होता है। कहते हैं वन डायमेंशन में अरेंजमेंट होता है, यानी उनके पार्टिकल एक डायरेक्शन में खास तरतीब से होते हैं। ये गलत है, तरतीब तो नहीं पाया जाता है। नंबर 2, 2 डायमेंशन में नो, एंड 2 डायमेंशन भी अरेंजमेंट नहीं होता है, एक्स वाई में नहीं होता है। इन 3 डायमेंशन वो बिल्कुल नहीं होता है। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, यानी किसी में भी अरेंजमेंट नहीं होता है। तो इनका जवाब डी है, यानी एमॉर्फस सॉलिड में किसी भी एक्सिस में, चाहे आप एक्स एक्सिस में जाते हो या वाई एक्सिस में जाते हो या जेड एक्सिस में जाते हो, लेकिन आपको ये प्रॉपर अरेंजमेंट तरतीब नहीं मिलता है, कंटिन्यूस अरेंजमेंट नहीं मिलता है। तो ये जवाब क्या है? डी, यानी नन ऑफ दीज, किसी में भी अरेंजमेंट नहीं है। 1 डायमेंशन में भी नहीं है, 2 में भी नहीं है, और 3 में भी नहीं है। तो इसका जवाब हुआ डी, नन ऑफ दीज। ओके, आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल है। क्वेश्चन नंबर 3, बेस्ड ऑन बॉन्डिंग एंड इंटरेक्शन among particles solids are, ये समझ ले। कहते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये एक यूनिट सेल है, सपोज क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसकी यूनिट सेल है, यहां पार्टिकल्स है। क्या चीज है? पार्टिकल्स। अब ये कहता है कि आपने सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है, क्रिस्टलाइन सॉलिड
क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इसको हम दो किस्म के क्लासिफाई कर सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन यूनिट सेल डायमेंशन। यूनिट सेल का जो डायमेंशन होता है। दूसरा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बॉन्ड इंटरेक्शन बिटवीन या एमंग पार्टिकल। तो इस क्वेश्चन को सही तौराली समझ ले, इससे शायद आपके और भी कुछ मसले हल हो जाए। तो सुन ले, मेरी बात सुन ले। एक अरेंजमेंट ये है कि आपके पास जो सॉलिड है उसमें पार्टिकल के तरतीब क्या है, अरेंजमेंट क्या है थ्री डायमेंशन में। तो वो बेस्ड ऑन डायमेंशन है, जिसको हम यूनिट सेल डायमेंशन कहते हैं या क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट भी कहते हैं। जैसे आप कहते हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एंड एंगल, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, तो हम इनको कहते हैं ए बी सी, जो कि एज लेंथ है, और अल्फा, बीटा, गामा जो कि एंगल्स है। यानी तीन एंगल्स है और तीन एजेस है। तो टोटल यूनिट सेल डायमेंशन 6 है, क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट 6 है। जैसे क्यूबिकल में आप कहते हैं कि A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये पहचान किसका, क्यूबिकल का है। तो इसके बुनियाद पे तो यूनिट, इसके बुनियाद पे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप्स है, 7 टाइप्स है। कितने टाइप्स है, 7। फॉर एग्जाम्पल, आप जो पढ़ चुके हैं क्यूबिकल, ठीक है, इसी तरह रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल वगैरह 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 मुख्तलिफ, तो मुख्तलिफ है। और क्यूबिकल के बारे में आप जानते हैं कि इसके यूनिट सेल डायमेंशन आपको आता है A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट, ये डायमेंशन किसके हैं, क्यूबिकल के हैं। और अगर आपको पता हो ट्राइक्लेनिक इसके ऑपोजिट है, ट्राइक्लेनिक कंप्लीटली इसके ऑपोजिट है। वो क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा नॉट इक्वल टू गामा और गामा नॉट इक्वल टू 90। तो मेरा मतलब ये है कि क्यूबिकल है, इस तरह और है, लेकिन ये 7 किस्म के है। ये किसके बुनियाद पे है, आपको ये पता हो, ये किसके बुनियाद पे है, ये बेस्ड ऑन यूनिट सेल डायमेंशन है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम ये कहे, अब मैं इधर आ रहा हूं, ये पॉइंट, ये जगह जहां पार्टिकल मौजूद होता है, वो स्पेस, वो जगह, वो पोजीशन, वो रेजिडेंसी जहां पार्टिकल मौजूद होता है, उस जगह को क्या कहते हैं, लेटिस साइट कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटिस साइट या लेटिस पॉइंट भी कहते हैं। तो जो जगह मौजूद हो, लेकिन सुन लें, यहां जो हम बात करते हैं, अगर इस जगह पे, अगर इस लेटेस्ट साइट पे, याद रखें, अगर मॉलिक्यूल है तो हम मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और अगर ऐसा हो, आयन हो, यहां पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा हो, तो फिर हम उनको कहते हैं आयोनिक सॉलिड। तो इसके बुनियाद पे 4 किस्म के सॉलिड है। कौन से, आयोनिक सॉलिड, जिसमें यहां आयंस मौजूद होते हैं और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड। दूसरा जो है वो है कोवैलेंट सॉलिड। कौन सा, कोवैलेंट सॉलिड। तो यहां पे क्या मौजूद होता है, यहां पे एटम मौजूद होते हैं और इनके बीच में बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड, जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है। ठीक है, तो इनमें बॉन्ड मौजूद होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। और जब कोवैलेंट सॉलिड हो तो याद रखिए यहां पे जो एटम होंगे वो नॉन मेटल एटम होंगे। क्या होंगे, नॉन मेटल एटम। और ये भी मैं बता दूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता हूं बिकॉज ये एमसीक्यूज लेक्चर है, थ्योरी लेक्चर नहीं है। लेकिन अगर यहां पार्टिकल के जो है नॉन एटम है, तो सम मटेरियल में ये एटम सारे एक जैसे भी हो सकते हैं
और सम मटेरियल में ये एटम डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। मसलन सिलिका SiO2 जो हम एम्पेरिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें क्या है, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, तो डिफरेंट एटम भी है। सिलिकॉन कार्बाइड SiC वो डिफरेंट है। डायमंड सारे सेम है, ग्रेफाइट सारे सेम है। तो मेरा मतलब ये है कि कोवैलेंट सॉलिड में यहाँ जो एटम होंगे वो सेम किस्म के एटम भी थ्रू आउट हो सकते हैं और डिफरेंट किस्म के एटम भी थ्रू आउट हो सकते हैं। दूसरी बात ये है, लेकिन ये बात कॉमन है, ये कंफर्म है कि होंगे कौन से एटम नॉन मेटल होते हैं, और ये बात भी क्लियर है कि इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो इस बुनियाद पे, इस बॉन्ड के नेचर पे, इस इंटरेक्शन के बुनियाद पे हम इनको कहते हैं कोवैलेंट सॉलिड। इसी तरह आपने सुना होगा मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में यहां एटम होते हैं, लेकिन किसके एटम होते हैं, मेटल के एटम होते हैं। और जब यहां मेटल के एटम हो तो इनके बीच में बॉन्ड कौन सा होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड। इसी तरह अगर मैं मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करूं, किसकी बात करूं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है, यहां मॉलिक्यूल होगा, कौन होगा, मॉलिक्यूल 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 मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, वो होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके डियर स्टूडेंट, यहां जो मेरा मतलब है, मैंने ये एक्सप्लेनेशन इसलिए दे दी ताकि आपको पूरी चीज क्लियर हो जाए। तो मैं अगर इस बुनियाद पे बात करूं, बॉन्ड और इंटरेक्शन के बुनियाद पे बात करूं, इसको हम ये भी कह सकते हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं नेचर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल किस नेचर का है, आयन है, क्या वो एटम है, क्या वो मेटल एटम है, क्या वो मॉलिक्यूल है। तो लेटेस्ट साइड पे जो पार्टिकल का नेचर होता है, इसके बुनियाद पे या इनके इंटरेक्शन के बुनियाद पे चार किस्म के सॉलिड है। कितने किस्म के सॉलिड है, 4 टाइप्स। तो मेरा जो क्वेश्चन है, अब इसकी तरफ आते हैं, अब आपको आसान हो गया। मेरा क्वेश्चन ये है, थर्ड, बेस्ड ऑन बॉन्डिंग एंड इंटरेक्शन। मैंने इंटरेक्शन और बॉन्डिंग इसलिए किया है क्योंकि कुछ में बॉन्ड होता है, आयोनिक, कोवैलेंट, मेटालिक, इनमें तो यहां बॉन्ड होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर में इन और इनके दरमियान बॉन्ड नहीं होता है, इंटरेक्शन होता है फिजिकली, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल डायपोल फोर्स, लंडन डिस्पर्जन फोर्स एक्सेट्रा। तो इसलिए मैंने डबल ऑप्शन रखे हैं, बेस्ड ऑन बॉन्डिंग एंड इंटरेक्शन एमंग पार्टिकल सॉलिड्स आर। इसकी बात कर रहे हैं, सॉलिड कितने किस्म के हैं, ऑप्शन ए 7 टाइप, नो वो वाला है। ऑप्शन बी 3 टाइप्स, नहीं है। ऑप्शन सी 4 टाइप, यस। तो आपका जवाब सी है, यानी 4 टाइप्स है। ओके डियर स्टूडेंट, ऑप्शन डी में लेकर नन ऑफ देम, तो जवाब आपका है सी वाला 4। ओके इसको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, हैबिट ऑफ क्रिस्टल कैन बी चेंज्ड बाय, सॉरी, habit of crystal can be changed for। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हैबिट ऑफ क्रिस्टल कैसे चेंज कर सकते हैं, कब चेंज कर सकते हैं। तो याद रखें, मैं एक सिंपल एग्जांपल दे दूं। सपोज अगर आपके पास एक यूनिट सेल है, इस किस्म के है ए, और आप जो है इनको दूसरे शेप में कन्वर्ट कर, और ये कब इसमें कन्वर्ट करते हैं, आपको पता हो ट्रांजिशन टेम्परेचर पे, ट्रांजिशन टेम्परेचर पे, ट्रांजिशन टेम्परेचर पे। तो मैं यहां लिख लेता हूं, चलो, ट्रांजिशन टेम्परेचर। अगर ट्रांजिशन टेम्परेचर दे दे तो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म किसी मटेरियल का दूसरे में जा सकता है, और उसी टेम्परेचर पे को एग्जिस्ट करते हैं दोनों, यानी एक क्रिस्टलाइन फॉर्म भी और दूसरा भी। फॉर एग्जांपल आपके बुक में जो सल्फर है, सल्फर का रोम्बिक और मोनोक्लिनिक दोनों फॉर्म को एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, एक खास ट्रांजिशन टेम्परेचर पे। इसी तरह जो कि बुक में मुख्तलिफ एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल 10 है, SN स्टेनस, वाइट है और एक और है, उनके बीच में ट्रांजिशन टेम्परेचर पे है। इसी तरह पोटाशियम नाइट्रेट है, 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। तो मेरा मतलब ये है,
मेरा मतलब ये है कि ट्रांजिशन टेम्परेचर पे ये मटेरियल ये ए है, ठीक है, ये कंपाउंड भी हो सकता है और ये एलिमेंट भी हो सकता है। अब यही एलिमेंट है लेकिन उनका यूनिट सेल कुछ और है और यहां कुछ और है। चेंज कर दिया, अपने हैबिट को चेंज कर दिया। हैबिट आप जानते होंगे, हैबिट मीन किसी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का क्रिस्टल हैबिट से मतलब यह है कि किसी भी यूनिट सेल का जो डायमेंशन है, किसी भी यूनिट सेल का जो डायमेंशन है, मसलन क्यूबिकल का है, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इनको मेंटेन रखना, इनको बचा के रखना, इसी अंदाज में पैदा हो जाना, इसको कहते हैं क्रिस्टल हैबिट। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, कंपनी वाले अगर ये मार्कर लाखों में बनाते हैं, लाखों में, लेकिन अगर इसी शेप में बनाते हैं तो इसने इसी शेप को मेंटेन रखा, इसी डायमेंशन को, इसी सब कुछ को मेंटेन रखा। इसी तरह किसी भी यूनिट सेल, किसी भी मटेरियल के जो क्रिस्टल ग्रोथ करते हैं, यानी क्रिस्टल जब नंबर में ज्यादा हो रहे हैं तो ठीक है, ग्रोथ तो कर रहे, लेकिन उनमें बुनियादी जो यूनिट सेल है वो अपना डायमेंशन, अपने एंगल, एजेस वगैरह जो है उसी शेप को बरकरार रखते हैं। तो दिस थिंग which retain their basic unit cell, this is called crystal habit। अब मेरा मतलब यहां समझ ले, इसने अपना यूनिट सेल डायमेंशन को रिटेन नहीं किया, चेंज किया। चेंज किया कब चेंज किया? खास कंडीशन पे, मसलन ट्रांजिशन टेम्परेचर पे। अब सवाल की तरफ आ रहे हैं, अगर आपके पास ये नॉलेज मौजूद हो तो सवाल बड़ा आसान है। सवाल ये है कि हैबिट ऑफ क्रिस्टल कैन बी चेंज्ड फॉर पॉलीमॉर्फिक सॉलिड। पॉलीमॉर्फिक सॉलिड, आपको पॉलीमॉर्फिक बताता हूं, एलोट्रोपिक सॉलिड, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। तो ये मेरा आपसे ये पता हो, आपसे गुजारिश है कि ये सीखे। सपोज अगर आपके पास S8 है, ट्रांजिशन टेम्परेचर पे यहां भी S8, लेकिन एक शेप से दूसरे शेप में जाता है। दूसरा, अगर आप पोटाशियम नाइट्रेट ले ले, एक शेप से दूसरे शेप में जाता हो, ठीक है, यहां इनका शेप, यहां इनका शेप डिफरेंट है, लेकिन कौन से टेम्परेचर पे? ट्रांजिशन टेम्परेचर पे, ट्रांजिशन टेम्परेचर पे। अब मुझे ये बताओ, क्या ये एलिमेंट है? यस। क्या ये कंपाउंड है? यस। यहां एलिमेंट का एक शेप, दूसरा शेप, यहां कंपाउंड का एक शेप, दूसरा शेप। तो मेरा मतलब यह है कि अगर आप एलोट्रोपी पढ़े, एलोट्रोपी मीन जब एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा क्रिस्टलाइन शेप हो, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? एलोट्रोपी कहते हैं। तो मुझे ये बताओ, क्या ये सल्फर सपोज ये रोम्बिक है, ये मोनोक्लेरिक है, क्या ये एलोट्रोपिक फॉर्म है? यस। तो एलोट्रोपिक सॉलिड जो होते हैं, जो एक शेप से दूसरी शेप में जा सकता है, क्या उनका कंपोजिशन सेम होता है? यस। लेकिन क्या फर्क होता है? सिर्फ यूनिट सेल का डायमेंशन चेंज होता है। ट्रांजिशन टेम्परेचर ऐसा नहीं कर सकता है कि यहां से मसलन कैल्शियम कार्बोनेट हो और इनसे मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाते हैं। नो, फॉर्मूला वही होगा, सिर्फ उनके अरेंजमेंट जो यूनिट सेल का है वो थोड़ा चेंज करते हैं। तो इसी तरह ये एलिमेंट है, ये एलोट्रॉप्स है, ये क्या है? पॉलीमॉर्फ है। लेकिन आप कभी नहीं देखेंगे जो आइसोमॉर्फिज्म आपने पढ़ा है, आइसोमॉर्फिज्म, आइसो मतलब सेम, मॉर्फ मीन शेप, शेप तो सेम होता है, चीजें अलग अलग होते हैं, मटेरियल अलग अलग होते हैं, कंपाउंड अलग अलग होते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि यहां कुछ एक कंपाउंड हो या एक एलिमेंट हो, यहां कुछ और। तो मेरा मतलब है कि कौन से मटेरियल, अब ये कौन से है आपस में? एलोट्रॉप्स है। क्या है? एलिमेंट वाले डिफरेंट शेप्स को क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स। और ये क्या है? पॉलीमॉर्फ्स। पॉली मतलब ज्यादा, मॉर्फ मतलब शेप, एलोट्रॉप्स एलिमेंट के डिफरेंट शेप्स। तो क्या ख्याल है, एलोट्रोपिक सॉलिड जो होते हैं क्या वो डायमेंशन चेंज कर सकते हैं? यस। क्या अगर दूसरा क्या है, पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंस हो, कंपाउंड हो, क्या वो शेप चेंज कर सकते हैं? यस। तो यहां जवाब क्या है? मैंने ज्यादा एक्सप्लेन किया था कि आपको पता हो। यहां जवाब है पॉलीमॉर्फिक सॉलिड यस, एलोट्रोपिक सॉलिड यस, ये तो डायमेंशन चेंज कर सकते हैं खास कंडीशन पे।
जैसे मैंने ट्रांजिशन टेम्परेचर ले लिया, बोथ ए एंड बी यस, ऑप्शन डी में लिखा है नन ऑफ दीज, तो कौन सा जवाब हुआ? सी वाला जवाब हुआ, यानी बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है केसी हायर वैल्यू फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन मींस। केसी हायर हो, बड़ा आसान है अगर आप थोड़ा समझते हैं। देखो इधर सुन ले, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है ये है, तो सबसे पहली बात तो ये है केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, लेकिन एट इक्विलिब्रियम। ओके, अब सवाल ये है कि अगर ये बड़ी वैल्यू है, क्वेश्चन में क्या है, केसी हायर वैल्यू फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, अगर ये बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम पे, इस रिएक्शन के बीच में जब इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट ज्यादा है या रिएक्टेंट ज्यादा है? लाजमी बात है, अगर प्रोडक्ट ज्यादा हो तो केसी वैल्यू बड़ी होगी। अब सवाल ये है कि प्रोडक्ट क्यों ज्यादा होगा? प्रोडक्ट तब ज्यादा होगा जब प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा हो और रिएक्शन की स्टेबिलिटी कम हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसका एनर्जी डायग्राम ड्रा कर दूं, ऐसा हो, देखे, सपोज अगर ये इस तरह हो, यहां ए हो और यहां बी हो, तो मुझे ये बताओ, इस एनर्जी डायग्राम से आपको क्लियर होता है क्या बी ज्यादा स्टेबल है? यस, बी ज्यादा स्टेबल है और ए जो है कम स्टेबल है। अब अगर इसको छोड़ दे, रिवर्सिबल रिएक्शन हो, तो इनको प्रोडक्ट की तरफ आना आसान है, लेकिन प्रोडक्ट को एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई है, उनको वापस जाना बड़ा मुश्किल है। तो लिहाजा मतलब ये है कि इनको रिवर्स जाना मुश्किल है, इक्विलिब्रियम पे ये ज्यादा पाया जाएगा, इक्विलिब्रियम पे ये कम पाया जाएगा। अगर ये सब कुछ पिक्चर क्लियर है तो फिर जवाब देना ऐसे कोई बात नहीं है। जैसे भी उनमें कोई क्वेश्चन हो, आपसे कुछ भी मांगता हो, नो प्रॉब्लम। अब सवाल की तरफ जाते हैं, फिर से रीड करते हैं। केसी हायर वैल्यू फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन मींस, केसी जब बड़ी वैल्यू है, ऑप्शन ए रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल, कहते हैं ये ज्यादा स्टेबल है। नो, अगर ये ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा बनेगा, ये तो नीचे होगा ना, फिर स्टेबल होगा। देखो ये तो एनर्जी है, तो एनर्जी तो इसकी कम है, ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अगर ये ज्यादा स्टेबल होता तो ये नीचे होता, ये ऊपर होता, और अगर ये नीचे होता तो फिर तो ये आगे नहीं आ सकते ज्यादा। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत बता रहे, इनके अपोजिट बता रहे। ऑप्शन बी प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, यस, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हो तो ज्यादा यही बनेगा, तो ज्यादा जब ये बनेगा केसी वैल्यू बड़ी होगी। तो दिस इज नॉट अ सिंगल एमसीक्यू, दिस इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर यू कैन सॉल्व मैनी मैनी एमसीक्यूज। लेकिन अगर इनको समझ ले, ठीक है, तो प्रोडक्ट स्टेबल हो तो केसी वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है, बिल्कुल सही है। बोथ रिएक्शन एंड प्रोडक्ट इज इक्वली स्टेबल, नो नो, ये गलत है। ने नन ऑफ द अबाव, लेकिन जवाब आपको मिल गया बी वाला है। कौन सा वाला है? बी वाला। बी में क्या कहता है? प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, जितना ये ज्यादा स्टेबल होगा, नीचे होगा, आएगा ज्यादा, जब ये ज्यादा बनेगा तो केसी वैल्यू बड़ी वैल्यू होगी। ओके, इसमें बहुत सारे और बातें हैं, लेकिन कभी इंशाल्लाह जब हम बात करते हैं ये थ्योरेटिकल लेक्चर में, तो हम इन पे बात कर लेंगे। यहां ये काफी है एमसीक्यूज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच वन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, टेम्परेचर पे कौन सा डिपेंड करता है? केसी, केपी, के एक्स, ऑल ऑफ देम। तो मैं शॉर्ट बात करूं, जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स है, जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, के सी, के पी, के एक्स, के डब्ल्यू, के एन, ये भी के एस पी, ये सारे टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो यहां जवाब ऑल ऑफ देम है, डी वाला ऑप्शन ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? कहता है कि टू अचीव इक्विलिब्रियम फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन इट इज मस्ट टू हैव कांस्टेंट। क्या कहते हैं? टू अचीव इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए
कौन सी चीज का कांस्टेंट होना जरूरी है? ऑप्शन ए टेम्परेचर, ऑप्शन ए क्या है? टेम्परेचर। ऑप्शन बी प्रेशर, ऑप्शन सी कांस्टेंट वॉल्यूम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। तो यहां थोड़ा सीखे। देखो बाज औकात सपोज आपके पास ये गैसियस इक्विलिब्रियम है। क्या है? गैसियस इक्विलिब्रियम है। लेकिन आप देखें इसके मोल कितने हैं? 1, ये भी 1। लेकिन अगर आप इन पे थोड़ा गौर करें, ठीक है, मैं अगर इन पे प्रेशर ज्यादा करूं या कम कर दूं तो यहां मोल सेम है, तो न ये आगे जाएगा न रिवर्स आएगा। समझ आ रही बात? तो यहां प्रेशर का कोई इफेक्ट है नहीं। और दूसरी बात, मैं अगर इसका वॉल्यूम, पूरे सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ा दूं कम कर दो, नो प्रॉब्लम। अगर वॉल्यूम कम करता हूं तो एक का भी कम होता है, दूसरे के लिए भी कम होता है इक्वली, नो प्रॉब्लम। ना फॉरवर्ड ना शिफ्ट होता है, ना रिवर्स होता है, टेम्परेरी तौर पे भी नहीं जाता है। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर को फ्लक्चुएट करूं, ठीक है, तो टेम्परेचर जब मैं ज्यादा कम करता हूं तो आपको तो पता है ये चीज अलग है, चीज है, ये अलग चीज है, इनके नेचर अलग है, इनके नेचर अलग है। टेम्परेचर इनको कुछ और चाहिए, इनको कुछ और चाहिए, इनकी स्टेबिलिटी कुछ और है, इनकी स्टेबिलिटी कुछ और है। तो मैं अगर टेम्परेचर ज्यादा कर दूं, ठीक है, मैं ज्यादा कर दूं, सपोज इससे भी आप समझ सकते हैं, मैं अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा करूं तो आप जानते हैं टेम्परेचर ज्यादा करना मैंने एनर्जी दे दी। जब मैंने इनको एनर्जी दे दी तो आप बता दी लो एनर्जी से हाई को जाएगा या हाई से लो को जाएगा? तो लाजमी बात है जब मैं एनर्जी दे देता हूं तो ये सिस्टम क्या करेगा? लो से हाई को तरफ जाएगा, ये रिवर्स जाएगा। लेकिन अगर इसके बरक्स हो, यानी ये नीचे हो ये ऊपर हो, ऐसे सिस्टम को मैं टेम्परेचर ज्यादा कर दूं तो फिर नीचे से ऊपर जाएगा, आगे आएगा। तो मेरा मतलब ये है टेम्परेचर जो है इनको या तो रिवर्स ले जाते हैं या फॉरवर्ड ले जाते हैं, यह डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्शन पे। तो टेम्परेचर हमेशा इफेक्ट करते, इसको भी इफेक्ट करते हैं, चाहे वो प्रेशर इफेक्ट कर सकता हो या नहीं, चाहे वॉल्यूम इफेक्ट कर सकता हो या नहीं, लेकिन टेम्परेचर हमेशा के लिए इफेक्ट कर लेता है। तो आपका जवाब यहाँ कौन सा है? ए वाला है, टेम्परेचर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 सुनते हैं। यूजुअली एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन हैव ग्रेटर एक्टिवेशन एनर्जी एन। एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन, यहां से आप क्लियर कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन नंबर 5 से, इसी डायग्राम से, इसी एनर्जी डायग्राम से मैं समझा सकता हूं। देखिए मेरे पाकिस्तानियों, मेरे स्टूडेंट समझ ले, अगर ए से बी को जाता हो, सबसे पहले बात तो आप समझ ले, जब आप ए से बी की तरफ जाते हैं तो क्या हाई एनर्जी से लो की तरफ आ गए कि नहीं? तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तो मेरा मतलब यह है, देखो इसका लेवल यहां पे है और इसका लेवल यहां पे है, तो जब आप यहां से यहां लेवल तक आते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली क्या होगी, यहां से जब आप यहां आते हैं तो इतनी एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। एक्सोथर्मिक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। सो वी कैन एक्सप्लेन बेस्ड ऑन दिस एनर्जी डायग्राम। अब सवाल की तरफ आते हैं। आप बता दे, मैं अगर यहां से फॉरवर्ड आता हूं तो यहां से आगे तक एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, आगे आने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन रिवर्स जाने के लिए देखो, यहां से लेकर यहां तक एक्टिवेशन एनर्जी, देखो अगर रिवर्स जाना है यहां से एनर्जी देंगे देंगे यहां तक लेकर आएंगे फिर जाएगा, और अगर फॉरवर्ड से आना है, फॉरवर्ड की तरफ आना है, तो फिर यहां से एनर्जी देंगे यहां तक फिर आएंगे। तो आप मुझे बता दे, फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी कम है, यस। रिवर्स एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, यस। लेकिन कौन सा रिएक्शन है? ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। इनसे एनर्जी क्या होगी? एनर्जी इससे, हीट इससे रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक है। मेरे ख्याल में अब आपको ये क्वेश्चन समझना इंतहाई आसान है। तो मैं अब दोबारा रिपीट करता हूं, इस चीज पे आप समझते हैं। अब मैं कहते हैं क्वेश्चन नंबर है 8, क्या कहते हैं? यूजुअली एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन, इस किस्म का एनर्जी वाला रिएक्शन
हैव ग्रेटर एक्टिवेशन एनर्जी। ऑप्शन ए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड में तो कम है ना। दूसरा रिवर्स डायरेक्शन में, यस रिवर्स में ज्यादा है। ठीक कह रहे, आगे भी पढ़ लेते हैं। सेम इन बोथ डायरेक्शन, ये एक्टिवेशन एनर्जी और ये एक्टिवेशन एनर्जी सेम है, गलत कह रहे हैं। ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो जवाब कौन सा हुआ? ग्रेटर की बात कर रहे हैं, ग्रेटर कौन है? रिवर्स। तो आपका जवाब इसमें ऑप्शन नंबर बी ये हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन। ओके, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। किसी सब्सटेंस के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? तो मैं वैसे बता रहा हूं, वो मुख्तलिफ चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल। नंबर 2, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल कैसे हैं, कि उनका तरतीब क्या है। नंबर 3, साइज ऑफ पार्टिकल क्या है। नंबर 4, शेप ऑफ पार्टिकल क्या है, etc. and so on. So there are many factors which govern, which control physical properties of a material, of a substance. So chemical properties किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? वो कंपोजिशन पर डिपेंड कर रहा है कि वो चीज किस फॉर्मूले से बने हैं, क्या इनका बेसिक चीज है, यूनिट है, कंपोजिशन क्या है। लेकिन फिजिकल बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। अब आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल, यस। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, यस। साइज ऑफ पार्टिकल, यस। मॉर्फोलॉजी, शेप, अरेंजमेंट, नंबर, इन सब पे डिपेंड करता है। तो डी में क्या लिखा है? ऑल ऑफ देम। तो आपका जवाब क्या है? डी है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? एमोर्फस सॉलिड्स आर मोर रिएक्टिव देन क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड से मोर रिएक्टिव है, क्यों? उसकी वजह क्या है? एमोर्फस सॉलिड में एरिया ज्यादा होता है। ठीक है, देखिए अगर आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सपोज ये क्रिस्टल है, अगर आप इनको छोटे छोटे टुकड़ों में पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करें, मिकदार उतना है, सपोज ये 1 ग्राम है तो ये भी टोटल 1 ग्राम है। लेकिन अगर आप देखें, क्या ये सरफेस एरिया इस सरफेस एरिया के बराबर है? यानी ये दोनों मिला के इसके बराबर है। इसी तरह ये सरफेस एरिया इसके बराबर है और ये सरफेस एरिया इसके बराबर है और ये सरफेस एरिया, ये दो मिला के इसके बराबर है। लेकिन अगर आप थोड़ा गौर करें, इसमें जो एक्स्ट्रा सरफेस एरिया है, एक्स्ट्रा, वो क्या है? वो एक्स्ट्रा ये वाला और ये वाला फेस, ये दो फेस जो है वो एक्स्ट्रा पैदा हो गए। अब अगर इसके साथ किसने रिएक्शन करना है, इसके साथ किसने रिएक्शन करना है, तो इनके साथ क्या होगा? यहां से अटैक कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, यहां से, यहां से, यहां से और ये भी। लेकिन इनका क्या है? ये वाला फेस, ये फेस, ये फेस, ये फेस, तो इनका ज्यादा फेसेस एक्सपोज है। ठीक है, अगर मार्बल है कैल्शियम कार्बोनेट, तो कार्बोनेट आयन इनमें ज्यादा एक्सपोज होंगे, इनमें कम। और कार्बोनेट आयन पे एसिड अटैक करता है, प्रोटॉन अटैक करता है, तो वहां पे ज्यादा अटैक होगा, चांस होगा, यहाँ पे कम। तो जब यूनिट टाइम में ज्यादा रिएक्शन होता है, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हाई होगा। तो अब ये बात समझने के बाद मैं क्या कहता हूं, मोर रिएक्टिव पार्टिकल, नो। इनका पार्टिकल उनका पार्टिकल रिएक्टिविटी सेम है। यानी मतलब ये है कि इनके अंदर जो कार्बोनेट हो, यहां कार्बोनेट हो, तो वो तो रिएक्शन एक तरह करते हैं, लेकिन यहां उनको टोटल कार्बोनेट को चांस कम मिलता है, यहां टोटल कार्बोनेट को ज्यादा चांस मिलता है, सिर्फ फर्क है। तो मोर रिएक्टिविटी की बात नहीं है, यानी दोनों की केमिकल कंपोजिशन सेम है, पार्टिकल सेम है। मोर सरफेस एरिया, यस, यहां एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया एक्सपोज ज्यादा है, चांस ज्यादा है, तो वहां रिएक्शन भी तेज होगा। ठीक है, ये ठीक ऑप्शन है। स्मॉल पार्टिकल, नो। पार्टिकल जो है ये स्मॉल हो या बिग हो, रिएक्टिविटी का ताल्लुक मेनली चीज के साथ है, जो चीज रिएक्शन करता हो, कंपोजिशन कर रहा हो। समझ आ रही बात? अब अगर उनको वही पार्टिकल है लेकिन ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल को चांस मिल रहा है, तो सारे साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व हो जाएंगे, तेज रिएक्शन होगा। व्हेन मोर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर इन्वॉल्व इन अ यूनिट टाइम, सो रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन आपके पास ठीक है?
सरफेस ज्यादा हो जाने के साथ क्या हो जाता है, मोर आयंस या मोर पार्टिकल्स आर इन अ पोजीशन टू गिव रिएक्शन। ओके, ऑल ऑफ देम नहीं है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है, मोर सरफेस एरिया ऑप्शन ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में मोर सरफेस एरिया ऑप्शन बी है, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में 11 पढ़ते क्या कहते हैं, विच वन इज एमोर्फस सॉलिड। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, पेपर, डस्ट, रबर, ऑल ऑफ देम। तो इसमें कौन सा ठीक है, ऑल ऑफ देम ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 वो क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं metallic glass are amorphous solid, crystalline solid, depends upon temperature, both B and C। metallic glass जो होता है वो एक ग्लास के टाइप है, लेकिन वो भी बेसिकली क्या है, amorphous solid है। तो इसमें ए ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में शो इन आइसोट्रोपी। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड में कौन से प्रॉपर्टीज में एन आइसोट्रोपी हो सकता है। तो मैं पहले ये थोड़ा समझा दूं कि एन आइसोट्रोपी क्या चीज है, सिंपल अल्फाज में समझ ले। अगर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इन पे एक तरफ लाइट पास करते हैं ज्यादा पास होता है, अगली तरफ से लाइट पास करते हैं तो ज्यादा पास नहीं होता है। अब ये एक चीज हो गया। दूसरी बात, अगर यही क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, एक तरफ करंट ज्यादा दे रहा है इलेक्ट्रिकल करंट और अगली तरफ कम दे रहा है। इसी तरह अगर यही क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, अगर वर्टिकल प्लेन में ऐसे तोड़ते हैं तो इजीली तोड़ सकते हैं, हॉरिजॉन्टल में तोड़ते हैं इजीली नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये क्या है, क्लीवेज प्लेन जो आप कहते हैं। ये सारी चीजें जो है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हो, थर्मल प्रॉपर्टीज हो, कंडक्टिविटी हो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो, ब्रेकिंग हो, एक एंगल पे डिपेंड करता है, एजेस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। और ये सारे प्रॉपर्टीज जो मैंने मेंशन की है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो मेरा अब डिफिनेशन ये है, जब फिजिकल प्रॉपर्टीज का किसी क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस में डायरेक्शन के साथ चेंज हो रहा है, एंगल के साथ चेंज हो रहा है, फेसिस के साथ चेंज हो रहा है, तो ऐसे फिनोमेना को कहते हैं एन आइसोट्रोपी। और ऐसे प्रॉपर्टीज को जो होता है उनको कहते हैं एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज, लाइक थर्मल एन आइसोट्रोपी, ऑप्टिकल एन आइसोट्रोपी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एन आइसोट्रोपी वगैरह। तो मेरा मतलब है आप समझ गए, ऐसा एन आइसोट्रोपी क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्शन, एंगल वगैरह के साथ वेरिएशन कर रहा है, फ्लक्चुएशन कर रहा है। अब ये समझने के बाद ये जो मैंने बात की, अब आते हैं क्वेश्चन के तरफ। 13 क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में शो इन आइसोट्रोपी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यस हो सकते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, एक तरफ ज्यादा एक्सपेंशन हो जाना, किसी और तरफ ज्यादा ना एक्सपेंड होना, ये भी हो सकता है। थर्मल कंडक्टिविटी, यस, ऑल ऑफ देम, डी वाला जवाब ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहते हैं, द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ एलोट्रोप्स इज, यस, एलोट्रोप्स जो होते हैं याद रखें, मसलन मैंने अभी उधर बात की भी है किसी जगह पे, ये अगर आपके पास ये एक एलिमेंट है, ये देखो यहां ट्रांजिशन टेम्परेचर है, आप मुझे बताओ ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या करते हैं, एक यूनिट सेल से दूसरा यूनिट सेल की तरफ ले जाते हैं और फिर इसी ट्रांजिशन टेम्परेचर पे दोनों मौजूद होते हैं, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैं ये टेम्परेचर को मेल्टिंग तक ले जाऊं, इसी ट्रांजिशन टेम्परेचर को मजीद बढ़ा दूं, मेल्टिंग तक ले जाऊं, तो क्या ख्याल है, जब ये मोल्टन फॉर्म में चला जाता है तो उनका तो यूनिट सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो फिर पार्टिकल एक दूसरे से आजाद हो जाएंगे, स्लाइडिंग करेंगे, तो यूनिट सेल बुनियादी नहीं रहेगा। तो आपको ये पता हो मेल्टिंग टेम्परेचर ऊपर होता है, मजीद टेम्परेचर देना पड़ता है, जबकि ट्रांजिशन टेम्परेचर जो होता है वो उनसे हम नीचे रखते हैं ताकि मोल्टन फॉर्म में ना लेकर जाए। तो ये बात आपको क्लियर हो, ट्रांजिशन टेम्परेचर इज लेस देन मेल्टिंग पॉइंट। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या कहते हैं,
Transition temperature of allotropes is option A less than melting point, more than melting point, equal, none of them. तो ये क्या है? लेस है। लेस कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 जो है वो क्या कहता है? कहता है कि अगर is the radius ratio for ionic crystalline solid increases, रेडियस रेशो क्या है? रेडियस रेशो इज इक्वल टू रेडियस ऑफ केटाइन और रेडियस ऑफ एनाइन। इससे जो वैल्यू आती है, इस वैल्यू के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर डायरेक्ट है और इस वैल्यू के साथ स्टेबिलिटी भी डायरेक्ट है। ठीक है, यानी जितने इससे बड़ी वैल्यू आती है, जितने इससे बड़ी वैल्यू आते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है, स्टेबिलिटी भी ज्यादा होता है। तो मैं शॉर्ट बात ये कहूं कि देखो, अगर बड़ा केटाइन है और ये छोटा केटाइन है तो इसके इर्द गिर्द नेगेटिव आयन ज्यादा आ सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर मीन कि किसी भी एटम को या पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल जो 3 डायमेंशन में सराउंड करते हैं और उनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन में हो, उसको कहते हैं, उस नंबर को कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब अगर हम यहां अप्लाई करें, ये देखो स्मॉल केटाइन है, स्मॉल केटाइन, ये बिग केटाइन, तो इसका रेडियस रेशो केटाइन बाय एनाइन रेशो छोटी आएगी, इसका केटाइन बाय एनाइन रेशो से बड़ी वैल्यू आएगी, क्योंकि इसका केटाइन बड़ा है। केटाइन बड़ा हो तो फिर क्या है? तो फिर इसके रेशो बड़ी वैल्यू आएगी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज्यादा और स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कहते हैं कि if the radius ratio for ionic crystalline solid increases, coordination number decreases, गलत कह रहा है। coordination number increases, सही कह रहा है। coordination number remain same और fluctuate, कभी increase कभी decrease। तो कौन सा ठीक है? बी वाला, coordination number increase हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है latest energy is highest for, लेटेस्ट एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर। तो लेटेस्ट एनर्जी जो है वो चार्ज डेंसिटी के साथ डायरेक्ट है, मतलब चार्ज के साथ डायरेक्ट है। वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन साइज, साइज से मतलब साइज ऑफ केटाइन एंड एनाइन, ये लेटेस्ट एनर्जी का ताल्लुक है। अब अगर ये ताल्लुक है तो फिर देखिए, पहला ऑप्शन है लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड दूसरा, पोटाशियम क्लोराइड तीसरा। लिथियम क्लोराइड, क्लोरीन तो सब में सेम है, तो लिथियम स्मॉल है, तो लिहाजा पहला ऑप्शन ही ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बड़ा आसान है। कहते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन किसने दिया है? तो ये किसने दिया है? गोल्डबर्ग एंड वेग, यानी ऑप्शन ए ठीक है, गोल्डबर्ग। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, क्वेश्चन 18 कहता है फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट। आपको ये पता हो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स। ये किस चीज के बराबर होता है? कि एफ ए कंसंट्रेशन। ये किस चीज के बराबर होता है? कि आर बी कंसंट्रेशन। तो मैं अगर इसको इधर ले जाऊं कि एफ बाई के आर इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अच्छा देखिए इधर, अब इक्विलिब्रियम पे ये बराबर होता है इसके, ये बराबर होता है, ये बराबर होता है इसके,
तो अगर ये बराबर है इसके तो ये भी बराबर है इसके। अगर ये बराबर है के सी के तो इक्विलिब्रियम पे तो के सी एक फिक्स वैल्यू होता है। अगर के सी फिक्स है इसका मतलब क्या हुआ, ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, यानी मतलब इनके बीच में रेशो कांस्टेंट है, इसके बीच में रेशो कांस्टेंट है। अगर इनको उलट कर दे फिर भी कांस्टेंट है लेकिन वैल्यू चेंज होगी, वैल्यू होगी चेंज लेकिन होगी कांस्टेंट। तो अब सवाल क्या कहता है, कहता है कि इक्विलिब्रियम पे के सी कांस्टेंट होता है, यस कांस्टेंट होता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कहता है कि एफ बाई के आर कांस्टेंट होता है, यानी इनके बीच में जो रेशो है ये फिक्स होती है, यस। ऑप्शन सी कहता है कि आर बाई के एफ वैल्यू फिक्स होती है, ये भी ठीक कह रहा है, अगर इनको उलट कर दे तो वैल्यू तो कांस्टेंट होगी। और ऑप्शन डी कहता है ऑल ऑफ दीज, तो इसका बी ऑप्शन डी जवाब है, ऑल ऑफ दीज जवाब ठीक है। ओके उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है कि फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम ऑप्शन ए के एफ इज इक्वल टू के आर, गलत। ये ऐसा है देखे, रेट ऑफ इस इक्वेशन से हो सकता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स बराबर होते हैं, हम मानते हैं, यानी के एफ इसका कंसंट्रेशन, के आर बी का कंसंट्रेशन, ये इसका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट की कांस्टेंट है, बराबर है। लेकिन इसको मैं ऐसा अगर लिखो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब इस यहां क्या है के एफ मैंने 3 ले लिया, ये देखो ये आपस में बराबर नहीं है और ये आपस में बराबर नहीं है, लेकिन इसका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के साथ बराबर है। तो ये क्वेश्चन आपको कहता है कि दोनों के प्रोडक्ट तो बराबर होंगे लेकिन ये इसके बराबर होना जरूरी नहीं है। तो आपको ये भी पता हो कि एफ जो है फॉरवर्ड रेट जो है वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट के नेचर पे, मिकदार पे, नेचर पे, और रिवर्स जो डायरेक्शन होता है वो प्रोडक्ट के नेचर पे भी के आर नेचर शो कर रहा है रिवर्स, और बी मीन प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। तो देखिए इन दोनों का नेचर कैसे सेम हो सकता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट का, तो ये आपस में सेम नहीं है। इसी तरह इनका कंसंट्रेशन भी इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी सेम नहीं होता है, लेकिन ये है कि कांस्टेंट होता है, यानी जो रिएक्टेंट है उतना ही होगा, जो प्रोडक्ट है उतना ही होगा। तो लिहाजा आपको ये बात क्लियर हो कि एफ के आर के बराबर नहीं होता है। क्वेश्चन ऑप्शन ए क्या कहते हैं कि एफ के आर नो, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स, यस। बोथ ए एंड बी नन ऑफ दीज, तो इसमें बी वाला ऑप्शन ठीक है। कौन सा ऑप्शन ठीक है, बी। ओवरऑल रेट बराबर होता है, ठीक है, लेकिन के एफ के आर बराबर नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट यानी के एफ फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, कहते हैं कि जो आगे जाने वाला है, आगे फॉरवर्ड रेट उस वो किस चीज पे डिपेंड करता है, फॉरवर्ड। ऑप्शन ए टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, यस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तेज स्लो हो सकता है। नेचर ऑफ रिएक्शन, यस रिएक्शन में रिएक्टेंट भी आ जाता है और वो रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है आगे जाना, ये भी ठीक है। बोथ ए एंड बी, यस दोनों दोनों ठीक हो गए। और ऑप्शन डी नन, तो 20 में जवाब आपके पास है सी वाला। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहते हैं, इफ reactants of the reversible reaction have weak bond then, इधर देखिए अगर इनके अंदर वीक बॉन्ड हो तो फिर क्या मतलब है, फिर इसका ये मतलब है कि ये ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, आगे जाता है, और जब ये आगे जाता है तो आगे की तरफ ज्यादा ट्रेंड होगा। तो ज्यादा ट्रेंड कब होता है, जब के एफ वैल्यू फॉरवर्ड कांस्टेंट जो होता है वो ज्यादा हो, तो तेज जाएगा, आगे जाएगा। अब देखते हैं केसी इज लार्ज, यस केसी भी लार्ज होगा, क्योंकि केसी डिपेंड करता है किस चीज पे, देखिए इधर केसी बराबर है, इधर से आप देख सकते हैं, बल्कि
जरूरत नहीं है। Kc लार्ज तब होगा जब Kf लार्ज है, और Kf लार्ज तब होगा जब इसका रिएक्टेंट तेज जाता हो, इसमें बॉन्ड वीक हो, अनस्टेबल हो। तो ये भी बड़ा हो तो ये भी बड़ी वैल्यू, ये भी बड़ी वैल्यू, और प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा और रिएक्टेंट कम होगा। तो अब देखें, Kc इज लार्ज, ये तो ठीक कह रहा है, Kf इज लार्ज, ये भी ठीक कह रहा है, और Kr इज लार्ज यानी रिवर्स जाना लार्ज हो, ये वाला रिवर्स ज्यादा जा रहा हो, Kr वैल्यू ज्यादा हो, ये गलत है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, यस। तो इसमें डी ऑप्शन ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 कहता है Kc वैल्यू इज जनरली लार्ज फॉर, बहुत आसान, अगर ये रिएक्शन है, देखिए सुन ले, ये किस किस्म का रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। कैसा है, एक्सोथर्मिक। तो इसका ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, तो Kc वैल्यू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन होता है। तो जितना ये स्टेबल हो, ये अनस्टेबल हो, तो इधर से इधर आएगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो जब एनर्जी रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक होगा। ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, ज्यादा बनेगा तो Kc वैल्यू ज्यादा होगी, और जब ये ज्यादा बनेगा तो रिएक्टेंट भी कम होगा, जब ये कम होगा तो फिर भी Kc बिग वैल्यू होगी। तो मेरे मेरे जो स्टूडेंट है वो सुन ले, जब Kc वैल्यू बड़ी है तो इसका मतलब है रिएक्टेंट जल्दी जा रहा है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, स्टेबल बन रहा है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है, तो Kc वैल्यू जनरली लार्ज होती है। तो इसमें ए ऑप्शन ठीक है, एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23। फॉर द गिवन रिएक्शन, बड़ा आसान, ये है क्लोरीन, क्लोरीन फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। इस रिएक्शन के लिए आप क्या समझते हैं, Kc वैल्यू बड़ी होगी, छोटी होगी, कैसे होगी? तो जनरल सेंस, कॉमन सेंस की बात है। देखिए इधर ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो फ्री रेडिकल है, हाईली अनस्टेबल है, ये तो रिवर्स आएगा, जल्दी आएगा, ये स्टेबल है। तो आप Kc को कैसे डिफाइन करते हैं, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट। अब आप बताओ, प्रोडक्ट तो कम होगा, जब ये प्रोडक्ट कम होगा तो Kc वैल्यू स्मॉल होगी, तो इसके लिए स्मॉल Kc वैल्यू होने चाहिए। अब देखते हैं, कहते हैं सजेस्ट Kc वैल्यू वेरी लार्ज, गलत है, वेरी स्मॉल यस, इंटरमीडिएट दरमियाना है नो, वेरी स्मॉल ठीक है। तो बी ऑप्शन ठीक है मेरे पाकिस्तानियों। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 कहता है व्हेन कैल्शियम क्लोराइड इज एडेड टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सीखे, ये कहता है अगर आपके पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो, किसका हो, कैल्शियम ऑक्सलेट का हो, किसका हो, कैल्शियम ऑक्सलेट, ये है कैल्शियम ऑक्सलेट। अगर ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो तो इसका मतलब है ऑक्सलेट आयन होगा प्लस कैल्शियम आयन होगा। अगर ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, यहां मौजूद है कौन, ये आयन भी, ये आयन भी आपने डाला है, और ये सैचुरेटेड है, मतलब इसमें मजीद कैल्शियम ऑक्सलेट हल नहीं होता है। अगर आप इसमें डालें कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड ये निस्बतन अच्छा सॉल्युबल है, तो ये क्या बनाते हैं, ये बना लेते हैं कैल्शियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। अब आप थोड़ा सोच ले, ये आयन कैल्शियम आयन ऑलरेडी यहां मौजूद है, ये भी आ गया, तो क्या जब ये आ गया तो इसका इनके साथ मिलने के चांस है, यस। क्या फिर इनके चांस है कि वापस जाए, यस। तो इस सॉल्यूशन में जो दो आयन थे, तो कौन सा आयन कम होगा बताओ, कैल्शियम कम होगा या ऑक्सलेट? डेफिनेटली कैल्शियम, तो वो कैल्शियम जा रहा है इनके साथ जो इधर से आया है, ऑक्सलेट तो अवर नहीं आया है, जो इधर से आया था वो वापस जाएगा।
तो इसके अंदर ऑक्सलेट आयन कम हो जाता है। तो अब ढूंढते हैं कौन सा आंसर है। कहते हैं कि when calcium chloride is added to the saturated solution, अब कैल्शियम ऑक्सलेट जब इसको इसमें डाल दिया, कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया, विच आयन डिक्रीजेज इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अब इसमें कौन सा वाला आयन कम हो रहा है? तो आपने देखिए ऑक्सलेट, ऑप्शन ए कहते हैं कैल्शियम आयन, गलत है। ऑक्सलेट आयन यस, इसका जवाब कौन सा है? बी वाला है, बिल्कुल ठीक है। और सी वाला कहते हैं क्लोराइड आयन, डी वाला कहते हैं नन, तो ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या कहता है? कहते हैं कि वैल्यू ऑफ विच वन में बी नेगेटिव, कौन सी वैल्यू नेगेटिव है? ऑप्शन में बी नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव के सी के पी बोथ ए एंड बी, नन ऑफ देम, इसमें कोई नहीं होता है। के डब्ल्यू के सी के पी ये सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू नेगेटिव नहीं होते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल अगर के डब्ल्यू ले ले 10 पावर -14, अब ये नेगेटिव वैल्यू नहीं है, मतलब ये है कि ये 0.00000001 तक जाते हैं। तो जब आप 1 तक जाते हैं तो 14 डिजिट आपने जाना होगा, तो 10 पावर नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ये है तो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन छोटी वैल्यू है, तो इसमें कोई नेगेटिव नहीं होता है। तो 25 में जवाब आपके पास डी आता है। मेरे पाकिस्तान यो समझ लो। ओके नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा 26 क्वेश्चन पहले रीड करते क्या कहते हैं। क्वेश्चन 26, when catalyst is added to a reaction at equilibrium, ठीक है, जब आप एक रिएक्शन को कैटलिस्ट ऐड करते हैं, इसको देखिए सपोज ये इस किस्म का रिएक्शन है, इधर ए है इधर बी है, विदाउट कैटलिस्ट, अगर ये विदाउट कैटलिस्ट है, ठीक है, तो फिर जब मैं कैटलिस्ट ऐड करता हूं, सपोज इसका पाथ ऐसा हो जाता है, तो क्या हुआ? एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई ना। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या ये फॉरवर्ड पहले इधर से इधर जा रहा था फिर प्रोडक्ट आ रहा था? अब क्या होगा? अब उस ऊपर रास्ते के बजाय इस नीचे वाले आसान रास्ते से गुजरेगा। सिमिलरली प्रोडक्ट क्या होगा? पहले इधर से जा रहा था वापस आ रहा था, अब ये शॉर्ट रास्ते से जाएगा। तो मेरा मतलब है कि अगर ये फॉरवर्ड जाने के लिए आसानी पैदा करते हैं और रिवर्स आने के लिए भी आसानी पैदा करते हैं। और दूसरी बात, अगर आप देखें इन दोनों में इतना फर्क है, क्या फॉरवर्ड के लिए भी इतना फर्क ला रहा है तो रिवर्स जाने के लिए भी तो इतना फर्क ला रहा है। तो मेरा मतलब यह है कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी में कमी ला रहा है, तो जितना फॉरवर्ड के लिए ला रहा है उतना रिवर्स के लिए भी ला रहा है, दोनों के लिए रास्ता आसान करते हैं। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो। अब ये देखें, व्हेन कैटलिस्ट इज एडेड टू अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इट इंक्रीजेस फॉरवर्ड रिएक्शन ओनली। नो, ये सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन को तेज नहीं करते हैं बल्कि रिवर्स भी। इट इंक्रीजेस रिवर्स रिएक्शन ओनली। नो, इट इंक्रीजेस बोथ, बोथ वाला ठीक है, दोनों तरफ आसानी पैदा करते हैं। तो इसका जवाब सी है। क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या कहते हैं कि एसपी वैल्यू ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट डिपेंड्स अपॉन, इस सीख ले, जो कि एसपी वैल्यू है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? आप बता दे, अगर इसमें आप लोग सॉल्ट डाल दे, mx पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन कम सॉल्युबल साल्ट डाल दे, तो यहां कई चीजों पर डिपेंड करता है। अगर
सपोज आपने इधर सॉल्वेंट वाटर लिया हो, तो मुझे बताओ यही साल्ट वाटर में सॉल्युबिलिटी जो शो करेंगे, क्या अगर आप इनको इथेनॉल में डाल दे तो भी सॉल्युबिलिटी वही होगी? नो, डिफरेंट होगी। सिमिलरली सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप इसको टेम्परेचर रूम टेम्परेचर दे दे, लेकिन वाटर में हो, लेकिन आप टेम्परेचर 100 कर दे फिर डाल दे, तो डेफिनेटली सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी या तो एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक। तो इस पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तीसरी बात, अगर ये सॉल्यूट मेरे पास MX है, मैं अगर इस सॉल्यूट ये साल्ट MX के बजाय ZX डाल दूं, यानी कोई और सॉल्यूट डाल दो, कोई और साल्ट डाल दो, तो यही वाटर में उसी टेम्परेचर पे, तो उसकी भी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होगी। तो मेरा मतलब यह है कि जब आपको इजाजत हो कि आप सॉल्यूट चेंज करें, साल्ट चेंज करें, सॉल्वेंट चेंज करें, टेम्परेचर चेंज करें, तो तीनों चीजों पे फिर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है। हाँ, अगर आप ऐसा करें कि साल्ट को ना चेंज करें, सॉल्वेंट को ना चेंज करें, फिर देखे, तो फिर ये इनकी सॉल्युबिलिटी किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे कर रहा है। लेकिन अगर तीनों चेंजेबल है तो देखिए फिर सब पे करता है। तो यहां क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? क्वेश्चन का जवाब आएगा क्वेश्चन नंबर 27 में टेम्परेचर, सॉल्वेंट, नेचर ऑफ साल्ट, ऑल ऑफ देम। तो ऑल ऑफ देम है पाकिस्तानियों, सारे अगर आपको एडजस्टेबल है तो सब पे डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, यूनिट केसी की। अगर आपके पास एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन है 2NO, ये भी गैस है, और Cl2 भी गैस है, और 2NOCl है, ये भी गैस है। तो मैं आसान तरीका बता दूं, देखिए ये गैस है, मोलर कंसंट्रेशन है, केसी है ना, तो कंसंट्रेशन लेते हैं। तो मोलर कंसंट्रेशन ये 2 है ना, स्क्वायर ले लो। ये देखो एक है, NO है लेकिन 2 है ना, 2 ले लो। ये गैस है, कंसंट्रेशन Cl ले लो, लेकिन 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है। अब देखो मोलर कंसंट्रेशन, ये तो इनके साथ गड़स गड़ुस हो जाएगा, खत्म। अब इसकी यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। तो Kc इज इक्वल टू 1 बाई मोल पर लीटर या पर डीम क्यूब। आपको कौन से अंदाज में दिया है, चलो उसमें ले ले, लीटर में लिया है, लीटर में ले लो। Kc हो जाएगा, लीटर ऊपर चला जाएगा, लीटर पर मोल। ये आपके पास जवाब। अब ढूंढ ले, ऑप्शन ए गलत है, बी गलत है, सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन इन NaCl, ये 6 है। तो कौन सा जवाब ठीक है? सी वाला जवाब ठीक है। सोडियम क्लोराइड में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 पे अगर हम बात करें तो कहते हैं इन विच क्रिस्टलाइन सिस्टम ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90। आपको पता हो क्यूबिकल में A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, अल्फा, बीटा और गेमा और 90 डिग्री। तो इसमें कौन सा जवाब ठीक ठाक है? बी वाला जवाब इसमें ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, विच टाइप ऑफ सॉलिड इज आल्सो कॉल्ड एटॉमिक सॉलिड? ये कोवेलेंट होता है, कोवेलेंट सॉलिड को दूसरा नाम एटॉमिक सॉलिड भी कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? बी ऑप्शन ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, द बॉन्ड लेंथ इज लॉन्गर इन, द बॉन्ड लेंथ इज लॉन्गर। तो याद रखें, एक ऑप्शन है डायमंड, डायमंड में sp3 bond है,
ग्रिफाइड में sp2 बॉन्ड है, और अगला ऑप्शन बक्कीबाल है, इसमें भी sp2 बॉन्ड है। तो याद रखिए जब इस करेक्टर ज्यादा होता जा रहा है, इसमें ज्यादा है इन दोनों में, ठीक है, तो बॉन्ड शॉर्ट होता जा रहा है। इसमें एस करेक्टर कम है तो बॉन्ड लॉन्गर है। इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? ए वाला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्या कहते हैं? मोस्ट क्रिस्टल शो गुड क्लीवेज बिकॉज देयर एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स आर। क्लीवेज प्लेन क्यों शो करते हैं मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड? बिकॉज वीक बॉन्डेड टुगेदर? नो। स्ट्रांगली बॉन्डेड टुगेदर? ये वजह भी नहीं है। स्पेरिकली सिमेट्रिकल? नो, स्पेरिकली जरूरी नहीं है। अरेंज इन प्लेन्स? यस, एक तरतीब में प्लेन्स में अरेंजमेंट होता है। तो इसमें डी ऑप्शन ठीक है। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है 34। क्वेश्चन नंबर 34 वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि which of the following is amorphous solid? Which of the following is amorphous solid? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, क्रोम एलम, सिलिकॉन कार्बाइड। इसमें इस क्वेश्चन को थोड़े इसको छोड़े, यहां थोड़ा सा गलती हुई है, ठीक है। यहां एक गलती हुई है। क्वार्ट्ज जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन यही था बी वाला क्वार्ट्ज, लेकिन क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, ये छोड़ दे। क्वेश्चन नंबर 35 ये कहते हैं कि इज अ क्रिस्टलाइन बेसिक बेसिक रिपीटेटिव स्ट्रक्चरल यूनिट। बड़ी आसान बात है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो रिपीटेटिव स्ट्रक्चरल यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट मीन के इनका स्ट्रक्चर जो बना लेता है, यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, क्योंकि हम जानते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें मोनोमर, मॉलिक्यूल, यूनिट सेल, एटम। तो 35 वाला क्वेश्चन जो है इसमें है यूनिट सेल, ऑप्शन सी आता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर सॉलिड? मॉलिक्यूलर सॉलिड में किस किस्म का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होता है? 36। मॉलिक्यूलर सॉलिड में किस किस्म का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होता है? बहुत आसान है। आयोडीन I2, उसमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? लंदन। कार्बन डाइऑक्साइड जब सॉलिड में हो, ड्राई आइस कहते हैं, उसमें कौन सा मौजूद है? लंदन डिस्पर्जन फोर्स। वाटर जब हो बर्फ में, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस तरह HBr HI जब सॉलिड में हो तो उसमें कौन सा फोर्स है? डायपोल डायपोल। तो आपको पता हो तीनों किस्म के फोर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। लंदन फोर्स यस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल डायपोल फोर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। तो ये ऑल ऑफ देम पॉसिबल है। जवाब डी है, मेरे पाकिस्तान यो। ओके नेक्स्ट। अच्छा, आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन 37 क्या क्या कहते हैं? कहते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव, बहुत आसान है, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट रिजिडिटी एंड ऑल ऑफ दिस। यस, शेप भी सेम फिक्स होता है और रिजिडिटी भी होते हैं उसमें, वो भी खास टेम्परेचर पे खास होते हैं, और इसके अलावा जो है उसका शेप भी, वॉल्यूम भी ऐसा होता है। तो 37 में डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38। लेटेस्ट एनर्जी इंक्रीजेज विद, आपको ऑलरेडी लेटेस्ट एनर्जी पे एक क्वेश्चन दो हो चुका है, उस पर मैं बात कर चुका हूं। ऑप्शन ए साइज ऑफ केटाइन गलत है। ऑप्शन बी साइज ऑफ एनाइन गलत है, इनके साथ कम हो रहा था। चार्ज डेंसिटी ऑफ आयन यस, उनके साथ डायरेक्ट था। ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो 38 में सी वाला
जवाब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39। A type of enthalpy cycle which is used to calculate latest energy is called, ये है बोर्न हैबर साइकिल। बोर्न हैबर साइकिल, तो यहां जवाब भी है। इधर ऑप्शन दी है हिस्ला नो, उनका अपना ला है थर्मोकेमिस्ट्री में। और बोर्न हैबर साइकिल यस वो है। एक है हैबर प्रोसेस, एमोनिया सिंथेसिस है, वो भी नहीं है, तो बी ऑप्शन ठीक है। और एक है कंटैक्ट प्रोसेस, नो, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए कंटैक्ट प्रोसेस इस्तेमाल होता है, वो नहीं है, तो बी ऑप्शन ठीक है, बोर्न हैबर साइकिल। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40। 40 क्या कहते हैं? कहते हैं कि लेटिसाइट इन प्योर क्रिस्टल कैन नॉट बी ऑक्युपाइड बाय, जो लेटिसाइट होता है, ठीक है, ये लेटिस साइट है जहां मॉलिक्यूल पाए जा सकते हैं। ये कहते हैं कि ये ऑक्युपाई नहीं क्या होगा, किसने? एटम हो सकता है कोवेलेंट में, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर सॉलिड में, आयन आयोनिक सॉलिड में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, तो इसमें डी ऑप्शन ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 41। The 6 parameter which help to determine the unit cell are, वो 6 पैरामीटर जो यूनिट सेल को डिफाइन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो देखिए ए बी, चलो मैं ऐसा लिखता हूं, ए बी सी, एज लेंथ, अल्फा, बीटा, गेमा, ये 3 और 3 6, ये पैरामीटर को क्या हम कहते हैं? इनको हम कहते हैं यूनिट सेल डायमेंशंस, ठीक है। तो इसमें कौन सा जवाब है? नंबर फर्स्ट यूनिट सेल डायमेंशन, यस ये ठीक है। अगला कहता है यूनिट सेल लाइंस, गलत है। एरे नो, ग्रुप नहीं, तो इसमें ए वाला ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्या कहता है? इन सॉलिड द टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ, सॉलिड में जो टेम्परेचर की हम बात करते हैं, टेम्परेचर काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ डायरेक्ट है। तो अब काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल के मूवमेंट के साथ है, मूवमेंट है तो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अब गैस में लिक्विड में तो मोशन है, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल और रोटेशनल, लेकिन सॉलिड में तो बाकी दो नहीं है, सिर्फ वाइब्रेशनल है। तो सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो इसमें ऑप्शन सी आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 43। लेटेस्ट एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर, लेटेस्ट एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर, मैंने लेटेस्ट एनर्जी के बारे में बात की थी, ठीक है, तो लेटेस्ट एनर्जी पे मैं दोबारा बात नहीं करता हूं। तो इनमें से जो हाईएस्ट आ रहा है वो सी है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। पहला ऑप्शन है सोडियम ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, चौथा है लिथियम ऑक्साइड। इनमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड आता है। क्वेश्चन नंबर 44। अच्छा, आयोनिक कंपाउंड विद बिग केटायन हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 44, ये मैं ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन नंबर का एक क्वेश्चन गुजर चुका है, उसमें बात कर चुका हूं डिटेल में। तो ये अगर आयोनिक कंपाउंड विद बिग केटायन, बिग केटायन, तो रेडियस रेशो केटायन एनायन, तो केटायन बड़ा होगा, रेडियस रेशो ज्यादा वैल्यू होगी। जब रेडियस रेशो ज्यादा वैल्यू होगी तो फिर क्या होगा? केटायन साइज बड़ा होगा, जब बड़ा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज्यादा होगा। तो इसमें हाई, लो, जीरो, नन, ए ऑप्शन हाई ठीक है, केटायन बड़ा होना चाहिए। 45। ट्रांजिशन टेम्परेचर इज हाईएस्ट फॉर, 45 आपको ट्रांजिशन टेम्परेचर का पूछे आपसे, आपको दी है सल्फर S8 10 है और पोटाशियम नाइट्रेट है। आपको पता है ये डेटा टाइप क्वेश्चन है, सल्फर का 95.6 है और 10 का 13.2 है और पोटाशियम नाइट्रेट का 128.5 है। तो इनमें कौन ज्यादा है? पोटाशियम नाइट्रेट, सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, मोर कंडक्टिंग सॉलिड, मोर
कंडक्टिंग सॉलिड। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक है, सॉलिड होगा कंडक्टिंग होगा, मोर कंडक्टिंग सॉलिड। अब आपको पता है अगर आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है तो कंडक्टर नहीं है क्योंकि आयंस फ्री नहीं है, तो आयोनिक नहीं, कोवेलेंट तो होते नहीं है जनरली, मेटालिक यस, मेटल फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से दे देते हैं, तो सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है, 47 क्या कहते हैं, विच वन इज सुटेबल फॉर बफर सोल्यूशन प्रिपरेशन। याद रखे बफर जब आप बनाते हैं या एसिडिक होता है या बेसिक, एसिडिक हो या बेसिक हो, लेकिन वीक एसिड होगा या वीक बेस होगा, और उसी का साल्ट होगा विद स्ट्रॉन्ग एसिड या विद स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब सवाल यह है कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए नहीं होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ले लो HNO3, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये रिवर्सिबल नहीं है, ये क्या है, रिवर्सिबल नहीं है, तो जब ये आगे जाता है वापस नहीं आता है, तो जब ये वापस नहीं आता है तो उसका वापस आना जरूरी है, क्योंकि ये इसने एसिड या बेस को जवाब देना है, उनको वापस लेकर आना है, तो ये नहीं आता है। लेकिन अगर आप वीक एसिड ले ले, सपोज अगर आप ले ले कार्बोनेट, ये ले ले H2CO3, अगर आप ये ले ले तो ये क्या करते हैं, कार्बोनेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन। अगर आप इसको देखिए ये रिवर्सिबल है, अगर बेस डाल दे, क्या डाल दे, बेस, तो ठीक है ये जवाब देंगे उधर जाएंगे, अगर एसिड डाल दे तो ये इनके साथ मिलेंगे वापस आएंगे, यानी एसिड को भी न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, एसिड के लिए भी रास्ता है, बेस के लिए भी रास्ता है, तो दोनों को जवाब दे सकते हैं। तो याद रखे बफर सोल्यूशन के लिए वीक एसिड हो या उसका साल्ट हो, या वीक बेस हो उसका साल्ट हो, लेकिन ये वीक वीक इसलिए चाहिए ताकि उनके पास वापस आने का रास्ता हो। तो अब इनमें जवाब ढूंढ ले, पहला वाला गलत है, नाइट्रिक एसिड लिया है स्ट्रॉन्ग है, दूसरा वाला ठीक है, कार्बोनिक एसिड लिया है और उसका साल्ट है, तीसरा वाला सल्फ्यूरिक एसिड है वो भी गलत है, अगला है और डी में है नन, तो जवाब आपके पास है बी वाला, मेरे पाकिस्तानियों, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, 48 क्या कहते हैं, 48 कहता है Kc इज लार्ज फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन एफ। इसमें मैं बात कर चुका हूं, अगर एक्टिवेशन रिएक्टेंट, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन ये कहता है, देखिए के एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड ज्यादा हो रिवर्स से, ये तो गलत बता रहे हैं, अगर फॉरवर्ड ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी है तो रिएक्शन फॉरवर्ड कम जाएगा, यानी रिएक्टेंट में ही ज्यादा रहेगा, प्रोडक्ट कम रहेगा, तो Kc वैल्यू तो फिर कम होगी, यहां क्वेश्चन में है लार्ज है, ये गलत है। रिएक्टेंट है स्ट्रांग बॉन्ड, अगर रिएक्टेंट में स्ट्रांग बॉन्ड है तो प्रोडक्ट को कम जाएगा, ये भी गलत है। अगला कहता है के आर वैल्यू, सी कहते हैं, बी भी गलत, सी कहते हैं के आर वैल्यू बिगर देन के एफ, ये भी गलत है। अगर के आर वैल्यू ज्यादा है तो रिवर्स जाने का ट्रेंड ज्यादा है, अगेन रिएक्टेंट ज्यादा होगा प्रोडक्ट कम होगा, तो Kc वैल्यू भी कम होगी, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो इसमें 48 में जवाब है डी वाला, नन ऑफ देम। क्वेश्चन 49, 49 क्या कहते हैं, आयोनिक प्रोडक्ट वैल्यू इज हाई फॉर Ksp सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा होगी कब, जब आयन ज्यादा बने हैं तो फिर इनके प्रोडक्ट भी ज्यादा है, उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो अब तीन किस्म के सोल्यूशन दी है, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन नहीं, उसमें तो आयन मजीद जा सकते हैं, सेचुरेटेड सोल्यूशन उसमें आयन जा चुके हैं कंप्लीट, सुपर सेचुरेटेड उसमें सबसे ज्यादा जा चुके हैं, तो जिसमें ज्यादा जा चुके हैं आयन, ज्यादा सॉल्युबलाइज हो चुके हैं हद से ज्यादा, तो उसका आयोनिक प्रोडक्ट वैल्यू भी ज्यादा आएगी, तो आपका जवाब सी है, सुपर सेचुरेटेड, सी वाला जवाब है। क्वेश्चन 50 क्या कहता है, विच सॉलिड इज सॉफ्ट, सॉफ्ट कौन से है, आयोनिक
मेटालिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर सॉफ्ट है, तो ये डी जवाब है। क्वेश्चन नंबर 51 कहते हैं फॉर हाई कैपेसिटी बफर सोल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ, याद रखे मैं यहां से बात करूं, ठीक है, ये फॉर्म जनरली कहां से आता है, ये बफर है, इसके बारे में बात करता हूं। ये जनरली फ्रॉम साल्ट आता है, फ्रॉम साल्ट आता है, और ये कहां से आता है, फ्रॉम एसिड। अब अगर देखिए, अगर इसकी मिकदार ज्यादा हो, काफी हद से अच्छा हो, तो जब आप इनको बेस डालते हैं तो ये काफी हद तक जवाब देंगे। सिमिलरली अगर साल्ट फॉर्म ज्यादा हो, तो फिर इनको आप अगर एसिड डालते हैं तो काफी हद तक ये जवाब दे सकते हैं, आ सकता है। तो इनमें बर्दाश्त ज्यादा है, बफर कैपेसिटी ज्यादा होगी, बफर कैपेसिटी लेवल या बफर टॉलरेंस लेवल हाई होगा। कब? जब इनका एसिड फॉर्म, साल्ट फॉर्म या बेस फॉर्म, साल्ट फॉर्म ज्यादा हो, तो फिर इसमें ज्यादा हद तक आप अगर एसिड डालते भी हैं तो वो अपने पीच को मेंटेन रखते हैं। अगर आप बेस डालते भी हैं तो अपने पीच को मेंटेन कर सकते हैं। तो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए दोनों की मिकदार, एसिड एंड साल्ट या बेस एंड साल्ट, दोनों की मिकदार अच्छी हो। तो इसका जवाब क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? एसिड शुड बी हाई, साल्ट शुड बी हाई, बोथ शुड बी हाई, बोथ, सी वाला जवाब ठीक है। क्वेश्चन 52 कहते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन इज मोस्ट स्टेबल एट, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए सबसे स्टेबल पोजीशन इक्विलिब्रियम है, वो वहां तक जाना चाहता है हमेशा के लिए। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो वो हमेशा के लिए वहां जाना चाहता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक जूला ले ले, जूले में आप इसको मीन पोजीशन से इधर ले जाए, तो जब आप छोड़ लेते हैं तो इधर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर इधर से गुजर भी जाए फिर भी इनकी मेन कोशिश सेंटर को है, वापस आने की कोशिश। अगर ये कई मरतबा जाए तो अल्टीमेटली वहां पे रुक जाते हैं। इसी तरह अगर आप स्प्रिंग ले ले, स्प्रिंग अगर आप खींच ले, जब छोड़े तो वो कुछ छलांगे मारेंगे, वापस अपने ओरिजिनल स्टेबल पोजीशन पे आ जाता है, तो उनके लिए स्टेबल पोजीशन है। तो केमिकल रिएक्शन के लिए भी स्टेबल पोजीशन कौन सा है? इक्विलिब्रियम है। अभी कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 52 एट इक्विलिब्रियम, बिफोर इक्विलिब्रियम, आफ्टर इक्विलिब्रियम, ये है ए ऑप्शन, एट इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन 53 which solid can exist in all three physical states at STP? STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे आपको तीनों फॉर्म में मिलता है। कौन सा वाला सॉलिड है? ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है। देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड में पानी, देखो बर्फ आपको मिलता है, ठीक है। इसी तरह चलो वो छोड़ दे, वाटर आपको लिक्विड शक्ल में मिलता है, आयोडीन I2 आपको सॉलिड फॉर्म में मिलता है। इस तरह CO2 ये मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाते हैं, और ये आम टेम्परेचर प्रेशर पे आपको किस में मिलते हैं? गैस में मिलते हैं। यानी तीनों फेजेस में आपको मिल जाने वाला यही सॉलिड है। तो ये कौन सा है? मॉलिक्यूलर सॉलिड, बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 एसिड बफर कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम, मैंने अभी बात की वीक एसिड चाहिए या स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए? वीक चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए एक रास्ता है, आगे जाना, बस रिवर्स नहीं आता है, तो इसलिए वो जवाब नहीं दे सकता है दोनों को, एसिड को और बेस को। तो इसमें वीक एसिड ओनली, स्ट्रॉन्ग एसिड ओनली, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ देम। तो इसमें कौन सा है? वीक, ए ऑप्शन ठीक। क्वेश्चन 55 जो है, विच कैन एग्जिस्ट एट ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर पे कौन पाए जा सकते हैं? एलोट्रोप्स एंड पॉलीमॉर्फ्स, क्योंकि उनका कंपोजिशन एक जैसा होता है। एलोट्रोप्स इधर भी हो उधर भी हो, केमिकल कंपोजिशन दोनों का सेम होता है, सिर्फ क्रिस्टल चेंज होता है। पॉलीमॉर्फ कंपाउंड होता है, यहां भी पोटाशियम नाइट्रेट हो वहां भी पोटाशियम नाइट्रेट, सिर्फ उसका यूनिट सेल चेंज होता है, बस कंपोजिशन सेम होता है। तो ये कौन कौन पाए जा सकते हैं? एलोट्रोप एंड पॉलीमॉर्फ। लेकिन यहां क्या है? एलोट्रोप्स ये तो ठीक है, आइसोमॉर्फ गलत है, बोथ ए एंड बी गलत हुआ, नन ऑफ देम, तो इसमें ए वाला जवाब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहते हैं? इन आइसोट्रोपिक बिहेवियर में भी, इन आइसोट्रोपिक बिहेवियर, ठीक है, ये किस तरह हो सकते हैं? थर्मल भी हो सकते हैं, यस,
बाज़ औक़ात एक तरफ थर्मल प्रॉपर्टी ज़्यादा हो, अगली तरफ कम हो। इलेक्ट्रिकल भी हो सकते हैं, ऑप्टिकल भी हो सकते हैं। तो यहाँ 3 दी हैं, ऑल ऑफ देम। तो जवाब क्या है? ऑल ऑफ देम है। ओके डियर स्टूडेंट, दिस वाज टेस्ट नंबर 3। इंशाल्लाह मिलेंगे टेस्ट नंबर 4 में। उसके लिए तैयारी करो। और वो कौन सा चैप्टर है? उससे आगे जो चैप्टर है, ठीक है, यहाँ तक था, केमिकल इक्विलिब्रियम तक, ठीक है, बफर सोल्यूशन वगैरह तक। उसके बाद जो है वो है काइनेटिक, और काइनेटिक के साथ साथ थर्मोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी है। तो उसके लिए तैयारी करो। और वो रीजन जो है बड़ा स्ट्रांग है यानी आपके सिलेबस में। तो तैयारी करो। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट पे। तब तक स्टडी करो और इसको पढ़ लो। जहाँ जहाँ आपकी कमजोरियां है उसको रिफाइन कर दो। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।